नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आन्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड में लागू हुए यूसीसी और रजिस्ट्री को पेपरलेस किए जाने के बाद धामी सरकार के फैसले को प्रदेश के अधिवक्ताओं ने आड़े हाथों लिया है। बता दें, धामी सरकार के इस फैसले से अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। नाराज अधिवक्ताओं ने अब धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार के इस फैसले के विरोध में आज अधिवक्ताओं ने हड़ताल पर रहेंगे। बता दें कि अधिवक्ता और विभिन्न स्थानों पर आक्रोश रैलियां निकालेंगे और इसके साथ ही जिलाधिकारी को ज्ञापन भी देंगे। बता दें कि अधिवक्ताओं में काफी आक्रोश है क्योंकि उत्तराखंड में लागू हुए यूसीसी और रजिस्ट्री को पेपरलेस किए जाने के बाद अधिवक्ता आज बता दें कि हड़ताल पर रहेंगे और विभिन्न स्थानों पर आक्रोश रैलियां जो है वो निकालेंगे, साथ ही साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन भी देंगे। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बता दूं कि उत्तराखंड के लागू हुए यूसीसी तो चलो माना कि, लेकिन रजिस्ट्री को पेपरलेस किए जाने पर ये विरोध क्यों कर रहे हैं? जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू किया गया है और उसको लेकर कहीं ना कहीं अब विरोध भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देखिएगा कि उत्तराखंड एक पहला ऐसा राज्य बन गया है आजादी के बाद कि जहां पर यूसीसी लागू किया गया है। लेकिन वहीं इस यूसीसी के अंतर्गत कहीं ना कहीं रजिस्ट्री को पेपरलेस करने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से की गई है कि जो रजिस्ट्रियां होंगी वो पेपरलेस होंगी, यानी कि ऑनलाइन सारी रजिस्ट्रियां हो जाएंगी। तो इसको लेकर अब विरोध कहीं ना कहीं अधिवक्ता जताते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अधिवक्ताओं का मानना है कि यदि रजिस्ट्री ऑनलाइन हो जाएगी, पेपरलेस हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं उनका जो कारोबार है वो ठप होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिएगा कि जो वकील होते हैं उनका कारोबार कहीं ना कहीं रजिस्ट्रियों पर चलता है, क्योंकि रजिस्ट्रियां वो कराते हैं तो कहीं ना कहीं उनको जो दाम है वो उनको मिलता है। लेकिन जिस तरीके से पेपरलेस रजिस्ट्री हो जाएगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी का संकट बढ़ जाएगा, जिसको लेकर आज अधिवक्ताओं ने हड़ताल की है और तमाम क्षेत्रों में कहीं ना कहीं ये हड़ताल चल रही है। यदि मैं राजधानी देहरादून की बात करूं तो राजधानी देहरादून में भी जो अधिवक्ता है वो आज हड़ताल पर है, यानी कोई कामकाज नहीं कर रहे हैं, और जिसको लेकर आज आक्रोश भी कहीं ना कहीं जगह जगह पर अधिवक्ताओं का देखने को मिल रहा है। और अधिवक्ताओं की साफ तौर पर मांग है कि जो रजिस्ट्री है उसको ऑनलाइन न करके जिस तरीके से चलती है पेपर सहित उस तरीके से चलने दिया जाए ताकि उनकी रोजी रोटी बची रहे। लेकिन वही देखिएगा कि जिस तरीके से धामी सरकार ने यूसीसी लागू किया उत्तराखंड के अंदर और रजिस्ट्री को कहा जाए कि पेपरलेस करने की यहाँ पर शुरुआत की गई है, तो कहीं ना कहीं इससे जो अधिवक्ता है वो आक्रोश में है। और आज प्रत्येक जिला स्तर पर कहीं ना कहीं जो अधिवक्ता है वो धरना प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं, तमाम हड़ताल भी कर रहे हैं। और हड़ताल के बाद कहीं ना कहीं रैलियां भी निकाली जाएंगी और वो रैली कहीं ना कहीं जिलाधिकारी कार्यालय तक जाएगी और जिलाधिकारी कार्यालय को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा, जो कि मुख्यमंत्री के नाम होगा और जिलाधिकारी के माध्यम से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी इस फैसले पर क्या बैकफुट पर आएंगे या फिर कोई और रास्ता बीच का निकालेंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि अधिवक्ता कहीं ना कहीं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जी धनराज, बताइएगा कि हड़ताल और आक्रोश रैली से आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल तानिया, आपने सही कहा है कि यदि वकील हड़ताल पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो कामकाज है सरकारी वो ठप होता हुआ नजर आता है। और आप देखिएगा कि तमाम जो लोग हैं, चाहे वो रजिस्ट्री कराने के लिए हो या फिर जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए हो या फिर अन्य कई कार्य होते हैं ऐसे कि जो कचहरी के होते हैं वो करने के लिए लोग कचहरी पहुंचते हैं, लेकिन वो कार्य उनके आज नहीं हो पाएंगे क्योंकि वकील कहीं ना कहीं हड़ताल पर है। और ये इस तरीके से हड़ताल यदि होती है तो कहीं ना कहीं आम लोगों पर काफी असर इसका पड़ेगा और सरकारी कामकाज में भी काफी नुकसान देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो हड़ताल है ये आज भी है या फिर आगे भी जो है कंटिन्यू रहने वाली है? बिल्कुल तानिया, देखिए जो हड़ताल है वो आज के लिए बुलाई गई है, लेकिन यदि इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं और मुख्यमंत्री इनकी मांगों को नहीं सुनते हैं तो कहीं ना कहीं इस हड़ताल को बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि अधिवक्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, पेपरलेस रजिस्ट्री वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूसीसी लगाया गया है वो ठीक है, लेकिन उसमें कुछ प्रावधान इस तरह के रखने होंगे कि ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े, क्योंकि पेपरलेस रजिस्ट्री की जो बात यहाँ पर की जा रही है यदि वो
होती है तो कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं के सामने जो कामकाज है वो कहीं ना कहीं उनका ठप होता हुआ नजर आएगा, और उसको लेकर अधिवक्ताओं ने एक सुर में कहीं ना कहीं सभी अधिवक्ता हड़ताल पर है और एक सुर में कहीं ना कहीं इसका आक्रोश जताते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर वकीलों का कहना है यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो आगे भी इस हड़ताल को बढ़ाया जा सकता है और हो सकता है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वो जा सकते हैं। धनराज, एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी इन अधिवक्ताओं का कोई समर्थन दे रही है इस रैली में? देखिए तानिया, आपको बता दूं कि जो अधिवक्ता होते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी से काफी दूर रहते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल समर्थन इनको आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना होता है कि हमें किसी पॉलिटिकल समर्थन की आवश्यकता नहीं है और ना ही हम पॉलिटिकल में जाना चाहते हैं। लेकिन अभी देखिएगा कि हड़ताल अभी शुरू हुई है और विपक्ष का काम है कि लगातार कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार यूसीसी को लेकर भी विपक्ष कहीं ना कहीं हंगामा काट रहा है और विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि यूसीसी कहीं ना कहीं सभी लोगों को बर्बाद करने वाला यूसीसी उत्तराखंड के अंदर लागू किया गया है। लेकिन वही देखिएगा कि अभी तक जो समर्थन की आपने बात की है, अधिवक्ताओं का अभी किसी का समर्थन नहीं मिला है, लेकिन माना जा रहा है कि विपक्ष पार्टियां कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं के समर्थन में जरूर उतरेंगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई सरकार के विरोध में उतरता है तो विपक्ष उसको समर्थन देने का काम करता है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद धनराज। बने रहिए हमारे साथ अगली खबर के लिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ चलेंगे। बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन आज हल्द्वानी में होने जा रहा है और समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। बता दें कि समापन समारोह का कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगभग 3 बजे हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचेंगे। इसके अलावा समापन समारोह कार्यक्रम के केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मेघालय के मुख्यमंत्री कोंगल संगमा, ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा समेत कई नेता गणमान्य लोग इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी गौलापुर स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह की विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने समापन समारोह को पूरी भव्यता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा मंच निर्माण, साज सज्जा, बैठने की व्यवस्था समेत समारोह के लिए की जा रही सभी तैयारियों की जानकारी भी ली गई। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं परिवहन विभाग की पार्किंग व्यवस्था। प्रदेश के परिवहन विभाग ने वाहनों की पार्किंग की पूरी व्यवस्था 1980 कार, 995 बसों, 50 बाइक के लिए बनाए पार्किंग स्थल। परिवहन विभाग ने वीवीआईपी वाहनों के लिए की विशेष इंतजाम। स्टेडियम के 1.3 किलोमीटर के दायरे में बनाए 6 पार्किंग स्थल। 1.30 किलोमीटर की दूरी पर नवाब खेड़ा में बनाई पहली पार्किंग नंबर 1 में 250 कारें पार्किंग करने की व्यवस्था की गई है। बता दें कि देवी मंदिर के करीब 850 मीटर की दूरी पर बनाई पार्किंग नंबर 2। पार्किंग नंबर 2 में 120 कारें खड़ी करने की व्यवस्था की गई है। 700 मीटर दूर पर पेट्रोल पंप परिसर में बनाई गई पार्किंग नंबर 3। 350 कारें पार्क करने की व्यवस्था की गई पार्किंग नंबर 3 में। 350 मीटर दूर 50-50 मार्ट की गई 100 कारें पार्क करने की व्यवस्था। कार्यक्रम स्थल से 70 मीटर की दूर जू डायरेक्टर ऑफिस में पार्किंग 5, जू डायरेक्ट ऑफिस में 80 कारें पार्क करने की प्रशासन ने की व्यवस्था। पार्किंग नंबर 6 350 मीटर दूर ISBT पर रहेगी और वहां 250 कारों की क्षमता है। बता दें हल्द्वानी शहर के अंदर बनाए गए 16 पार्किंग स्थल। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग इस समय जुड़ चुके हैं। धनराज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गृह मंत्री अमित शाह भी इस मौके पर मौजूद होने वाले हैं, उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से की गई है? देखिए, आज उत्तराखंड के अंदर जो 38वें राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं उसका समापन होना है और समापन को लेकर कहीं ना कहीं जो भय तैयारियां हैं वो हल्द्वानी के अंदर की गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब इस गेम की शुरुआत की गई थी तो कहीं ना कहीं राजधानी देहरादून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और जब नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए थे तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा तस्वीरों में भी कि किस तरीके से उनका स्वागत किया गया था और जो खेलों का शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और वहीं अब देखिएगा कि इसका समापन होने को है
आज यानी कि इसका समापन होना है और हल्द्वानी में पूरी व्यवस्था समापन के लिए की गई है। और समापन करने के लिए जो गृह मंत्री हैं अमित शाह वो पहुंच रहे हैं और उनके साथ ही केंद्रीय मंत्री खेल मंत्री भी समापन पर पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और तमाम जो गणमान्य नेता हैं जो उत्तराखंड के खेल मंत्री हैं वो भी इस मौके पर शामिल रहेंगे। और उसके साथ ही आप देखिएगा कि जनता को भी इसमें आमंत्रित किया गया है ताकि जो राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के अंदर हो रहे हैं उसका जन जन तक जो कहा जाए कि उसका प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंचे, उसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो उत्तराखंड के अंदर की हैं। और आप देखिएगा कि आज लगभग 4 बजे के करीब जो गृह मंत्री हैं वो हल्द्वानी पहुंच चुके होंगे और इसका समापन करेंगे। और भय समापन बनाने के लिए कहीं ना कहीं इसमें जो कल्चिक कहा जाए कि जो संस्कृति है उत्तराखंड की वो भी दर्शाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी देहरादून में इसका शुभारंभ करने के लिए आए थे तो कहीं ना कहीं संस्कृति के अनुसार, उत्तराखंड की संस्कृति के अनुसार उनका स्वागत किया गया था और कहीं ना कहीं वो आम जनता को भाता हुआ भी नजर आया था। तो इसी तरीके से समापन को भी भय बनाया जाए, इसको लेकर लगातार जो व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर की जा रही है। क्योंकि आपने कल देखा होगा कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खुद वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनका निरीक्षण किया था और निरीक्षण के बाद उन्होंने एक अधिकारियों की बैठक भी दी थी जिसमें जिलाधिकारी और इसके साथ ही कई जो अधिकारी हैं वो इसमें शामिल हुए थे और सभी को निर्देश दिया था कि जो भी अव्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाए। क्योंकि आज गृह मंत्री का दौरा है और गृह मंत्री उत्तराखंड इसके समापन के लिए आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, क्योंकि गृह मंत्री का समय मिलना बड़ा मुश्किल होता है और इसको लेकर कहीं ना कहीं एक उत्साह भी जनता के अंदर है कि गृह मंत्री आज उस राष्ट्रीय खेलों का समापन करते हुए नजर आएंगे। तो उसको देखने के लिए कहीं ना कहीं जनता भी वहां पर पहुंचेगी और तमाम जो व्यवस्थाओं की यदि मैं बात करूं, तमाम जो आपने देखा होगा कि पार्किंग की जो व्यवस्थाएं हैं परिवहन विभाग के द्वारा की गई हैं और तमाम जो सुरक्षा की व्यवस्था है पुलिस विभाग द्वारा की गई है। और यदि मैं यहाँ पर पार्किंग की बात करूं तो कई ऐसी पार्किंगें वहां पर बनाई गई हैं ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। और जो कहा जाए जो कार्यक्रम स्थल है उसके 1.5 किलोमीटर के आसपास कोई भी वाहन नहीं जाएगा, यानी कि 1.5 किलोमीटर पहले सभी वाहनों को रोक दिया जाएगा और वहीं पर उनकी पार्किंग की व्यवस्था की गई है, वहीं पर वो पार्क की जाएगी। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि जो व्यवस्थाएं वो पूरी दुरुस्त कर ली गई है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज समापन समारोह में कौन कौन से जो पुरस्कार और सम्मान है वो वितरित किए जाएंगे? बिल्कुल तान्या, देखिए लगभग 15 से 20 दिनों का ये पूरा राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के अंदर चले हैं और इसकी मेजबानी पहली बार उत्तराखंड को मिली है और काफी खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया है और कई ऐसे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने काफी पुरस्कार यहाँ पर जीतने का काम किया है। यानी कि कहा जा सकता है गोल्ड मेडल और इसके साथ ही जो अन्य मेडल है वो जीतने का यहाँ पर खिलाड़ियों ने किया है। तो आज कहीं ना कहीं जो गृह मंत्री हैं वो उनको सौंपेंगे और एक उत्साह कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के अंदर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस तरह का मौका कभी कभी उनको मिलता है और उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं उनको इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। लेकिन अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के प्रयास से ये प्लेटफॉर्म मिला है तो इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं आगे उभर कर आएंगे, उनकी प्रतिभाएं जो है आगे उभर कर आएंगे और वो कहीं ना कहीं अच्छे स्तर पर भी जरूर खेलते हुए नजर आएंगे। धनराज, आज इस खास मौके पर कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? बिल्कुल तान्या, देखिए जब गृह मंत्री उत्तराखंड की धरती पर आएंगे तो उनका स्वागत भी उत्तराखंड की संस्कृति के अनुसार किया जाएगा, क्योंकि आप देखेगा कि जो उत्तराखंड की संस्कृति है, वेशभूषा है, वो एक अलग ही कहा जा सकता है कि प्रभाव कहीं ना कहीं डालता है। और आप देखते होंगे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए थे तो उनको भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड की ड्रेस में ही उनका स्वागत किया गया था और इसी तरीके से अब जो गृह मंत्री आ रहे हैं उनका भी इसी तरीके से उत्तराखंड की संस्कृति के अनुसार उनका स्वागत किया जाएगा। और इसके साथ ही कई कार्यक्रम ऐसे होंगे सांस्कृतिक की जो वहां पर किए जाएंगे और इसके साथ ही जो गेम्स का समापन होना है उस गेम्स के लिए भी कहीं ना कहीं जो मिसाल निकाली गई थी उस मिसाल का भी आज समापन किया जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद धनराज हमें अपडेट कर रहे थे। बता दें कि हल्द्वानी में आज 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस खास मौके पर शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो यातायात व्यवस्था और सभी सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
फिलहाल अब हम आगे बढ़ चलेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर का भ्रमण किया है। काशीपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने काशीपुर में रामनगर रोड स्थित रामलीला मैदान में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कथा पंडाल में आयोजित हो रही श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि आप सबके सानिध्य में ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि समय समय पर उनको संत गणों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जब भी हम किसी मार्ग में होते हैं तो वे हमें मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अभी 3 दिन पूर्व वह प्रयागराज में महाकुंभ में गए थे और वहां भी संत गणों के द्वारा उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। पूज्य संत गणों के और आप सभी के आशीर्वाद से हम प्रदेश को आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी को शुभारंभ उसका आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों से हुआ। पूरे प्रदेश के अंदर ये खेल आयोजित किए गए। 11 स्थानों पर खेल प्रतियोगिताएँ आयोजित हुई। पूरे राज्य के अंदर एक अच्छा खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है और उस पर अभी राष्ट्रीय खेल हुए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे बहुत सारे स्थान बनकर तैयार हुए हैं, जिन पर खेल प्रतियोगिताएँ हुई हैं। आने वाले समय में ये सभी स्थान हमारे खिलाड़ियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, नवोदित छात्र छात्राओं के लिए, युवाओं के लिए बहुत उपयोग में आने वाले हैं और उनसे उनकी खेल प्रतिभाओं का विकास होगा, उनके भविष्य का निर्माण होगा। जो आज नशे की तरफ जा रहे हैं, अन्य बुरी आदतें उनको लग रही हैं, उन बुरी आदतों से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि खेल का अच्छा स्थान होगा। वो अपने व्यक्तित्व का विकास भी करेंगे, खेल में भी अपना भविष्य बनाएंगे और देवभूमि हमारी खेल भूमि के रूप में विकसित होगी। इस बार हम पदक भी बहुत अच्छे जीते हैं। हमने लगभग 100 के आसपास पदक की संख्या हमारी हो चुकी है। पिछली बार हमारा स्थान 25वां था और अभी तक पदक तालिका में हम 7वें स्थान पर आ गए। निश्चित रूप से हमारी बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, जो भविष्य के लिए बहुत अच्छे शुभ संकेत हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री जी इसके समापन समारोह में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम सब। मसूरी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने मसूरी कैमल बैक रोड पर चल रहे सीवरेज परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने जल निगम के अधिकारियों और ठेकेदार को 1 सप्ताह के भीतर कैमल बैक रोड में सीवरेज लाइन डालने के कार्यों को पूरा करने के साथ ही कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता न करने के निर्देश दिए गए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि मसूरी में 67 किलोमीटर लंबी सिविल लाइन परियोजना स्वीकृत की गई है और इसके साथ ही इसके अंतर्गत कैमल बैक रोड के एक 100 मीटर हिस्से में हार्ड रॉक के कारण कार्य में बाधा आई थी और जिससे निर्माण में देरी हुई। उन्होंने कहा कि अब इस समस्या का समाधान कर लिया गया है और कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार मसूरी के विकास को लेकर गंभीरता से काम कर रही है और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि मसूरी के विकास को लेकर मंत्री गणेश जोशी के सहयोग से कार्य शुरू कर दिया गया है। मसूरी की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों को विभिन्न विभागों के सहयोग से ठीक कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पालिका द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जाएगा। जो मसूरी सीवरेज योजना के लिए हमने 70 किलोमीटर सीवर लाइन स्वीकृत कराई थी, वो आखिरी चरण पर है। कैमल बैक रोड का एक 100 मीटर का पैच छूट गया था, जिस पर काम चल रहा था, लेकिन विंटर नाइट कार्निवल व न्यू ईयर के कारण वो रुक गया। और दूसरा मुझे ऐसा है कि मौके पर आके मैंने देखा हार्ड रॉक होने के कारण जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था नहीं हो पाया और जिसकी वजह से आवागमन में यहाँ के स्थानीय नागरिकों को और आने वाले टूरिस्ट को दिक्कत हो रही है। आज मौके पर आकर मैंने उसका निरीक्षण किया है। मुझे आश्वस्त किया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा और शीघ्र ही इस सड़क का हम निर्माण करके, क्योंकि माल रोड और कैमल बैक रोड यहाँ की मुख्य सड़कों में एक है, यहाँ की जनता को हम राहत देंगे। कई और सड़कें भी हैं, कई और देखिए, हम इसका पूरी मसूरी की सड़कों का एक मास्टर प्लान बना रहे हैं। कोई सड़कें एमडीडी से बनाई जाएंगी,
कुछ प्लूडी से बनाई जाएंगी, कुछ नगरपालिका से बनाई जाएंगी, और एक व्यवस्थित मसूरी, सुंदर मसूरी जिस संकल्प के साथ हमारा ट्रिपल इंजन बनाया उसको हम साकार करेंगे। तो सही, अब क्योंकि अब हमारे पास जनता को ये कहने को नहीं है कि साहब हम इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी नगर पालिका में सरकार नहीं है। आज यहाँ की जनता का मैं आभार करता हूँ कि उन्होंने आज यहाँ भी हमारी सरकार बनाई है, और निश्चित उसके परिणाम भी सामने नजर आए। कैमलबैक रोड पे जो सीवर लाइन का जो मुद्दा था उसमें पूरी सड़क खोदी गई है, क्योंकि बीच में विंटर कार्निवल की वजह से वो काम रोक दिया गया था। लेकिन आज माननीय मंत्री जी के ने भी निर्देश दे दिए विभागों को, और मुझे लगता है कि 8-9 दिन के अंदर अंदर वो काम वहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। आज माननीय मंत्री जी ने सभी विभागों को वहाँ पे बुलाया था, PWD था, आपका जल संस्थान भी थे, सभी से बातचीत करके सबको निर्देशित किया। तो देखिए वो तो चिन्हित किया जाएगा। अभी मैं विभागों की बैठक भी करूँगी और विभाग वाइज कामों की समीक्षा भी करूँगी, और जहाँ पे ज़रूरत होगी एक टाइम बाउंड भी होगा उन लोगों के साथ कि कब तक ये काम पूरा करना है, क्योंकि अब सीज़न शुरू हो रहा है मसूरी में, तो एक टाइम बाउंड रखना है उन लोगों के साथ, और जल्द ही आप लोगों को चीज़ें सही तरीके से दिख जाए। हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह को लेकर होने वाले रंगारंग कार्यक्रम के कलाकारों द्वारा अभ्यास किया गया है। देर शाम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के कार्यक्रम स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के कलाकारों ने बेहतरीन अभ्यास करते हुए स्थल पर मौजूद प्रशासन में पुलिस के अधिकारी को मंत्र मुक्त कर दिया। बता दें, वहीं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा डीजीपी दीपम सेठ समेत पुलिस विभाग के तमाम आला अधिकारियों ने लिया। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और आज होने वाले समापन समारोह में सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों के आभास को भी देखा। दोनों ही अधिकारियों ने कहा कि समापन समारोह को लेकर तैयारी पूरी है। मुख्यमंत्री द्वारा भी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके अनुरूप पूरा आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों को लेकर सभी पूर्व अभ्यास कर लिए गए हैं और समापन समारोह को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। देहरादून जिले के विकासनगर से हादसे की दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई है, जहां 2 ट्रकों की भिड़ंत के बाद आग लग गई। पूरा मामला बल्लूपुर पावटा राष्ट्रीय राजमार्ग मटक माजरी गांव का है। सुबह लगभग 400 बजे, बता दें कि 4 बजे 2 ट्रकों की आपस में ही जबरदस्त भिड़ंत हो गई और देखते ही देखते दोनों ट्रकों में जबरदस्त आग लग गई। आग की चपेट में आने से एक व्यक्ति जिंदा जल गया। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन 4 लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग को इस जगह वन वे किया हुआ है और जिस कारण ये दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।